नमस्कार। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। हालांकि आजकल मेरे मेहनत में थोड़ी कमी आ गई है, लेकिन मेरा मेहनत करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका मेहनत करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको चाहिए पोस्ट। लेकिन फिर भी मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें, समय पर कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट ये होगा कि 15 तारीख तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूँ, चाहे 4 घंटे 5 घंटे जितने घंटे की क्लास हो। दूसरी बात, जो लोग टेस्ट को ज्वाइन किए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए, वो लोग टेस्ट को बार बार दें, क्योंकि बार बार देने से ही आपका जो है रिवीजन, साथ में कहाँ पे गलतियां हो रही हैं वो सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। सभी, या तो खुली भर्ती वाले हों या परिसीमित वाले, सबके लिए पूरा टेस्ट डल चुका है, तो आराम से दे सकते हैं। क्योंकि जिस दिन से चला हूँ, वो एक बहुत खूबसूरत सा शेर है कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, मैंने राह में फिर कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे यूं विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो मेहनत कांटों के बिस्तर में सोना पड़ता है, तब जाके फूल मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आगे। और हाँ, फूड इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट जिनको ज्वाइन करना हो, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, बाद में आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत पड़ेगी। उससे अच्छा है पहले ज्वाइन करो भैया, कम पैसे में। जिनको ज्वाइन करना है, कम पैसे का मतलब जो अभी वो 600 रुपये में मिल रहा है आपको, जिनको ज्वाइन करना है फूड टेस्ट लिख करके भेजेंगे व्हाट्सएप में, पेमेंट करेंगे और फिर टेस्ट आएगा तो उनको मिल जाएगा। टेस्ट आने से पहले अभी 20 स्टूडेंट के लिए ही है ये, तो ध्यान रखेंगे। जिनको ज्वाइन करना है कर लो, क्योंकि ये पोस्ट बार बार नहीं आता है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, फूड इंस्पेक्टर के लिए पहले तो इस बात को पूरा कर दूं कि 600 रुपये का है अभी, बाद में 999 का हो जाएगा। तो महंगे में आप न ज्वाइन करके 600 में ज्वाइन करिए, कंप्लीट टेस्ट मिलेगा। जिनको ज्वाइन करना है वो फूड टेस्ट लिख करके व्हाट्सअप करेंगे 96 17 41 36 76 पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेंगे और पेमेंट अपना करके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। दूसरी बात, जो लोग फूड के लिए डेडिकेटेड हैं, जिनको देना है फूड इंस्पेक्टर, वो लोग फॉर्म पहले भर लें। फॉर्म पहले भरने के मेरे पास 3-4 कॉल ऐसे आए हैं ना, जिनका कि फॉर्म रिजेक्ट होने की स्थिति आ गई है। किसमें? ये महिला पर्यवेक्षक वाले में, क्योंकि आखिरी में भरा, फिर त्रुटि सुधार भी नहीं कर पाए। तो फॉर्म पहले भरें। फॉर्म पहले भरने के 2 फायदे हैं। पहला, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, फोकस कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पे। तो पहला तो पढ़ाई हो जाएगा अच्छे से आपका। दूसरा, जैसे ही फॉर्म भरें तो आपके पास जो प्रिंट रहता है या पीडीएफ जो मिलता है, उसको फॉर्म का जो पीडीएफ होता है उसको ध्यान से देखें, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। क्योंकि एक फॉर्म की वजह से आपका ड्रीम खत्म हो जाए, सपना खत्म हो जाए, ये चीज सही नहीं है। इसीलिए कहूंगा कि फॉर्म को पहले भरिए, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आपको पढ़ना है। आखिरी समय में जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, वो एक चीज पर कंफर्म है, भरे न भरे, भरे न भरे, भरे न भरे, तो क्या होगा यार तुम लोग का सिलेक्शन? फालतू की बातें, खाली टाइम पास कर रहे हो। तो जो सीरियस है वो तो शुरू से भरते हैं, और भरने के बाद फ्री हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। उस टाइम में सोचिए, जब इतना प्रेशर रहता है, उस समय आप फॉर्म भरने जाएंगे। शुरुआत से फॉर्म भरें, उसमें जो गलतियां हैं उसको एक बार देख लें प्रिंट में, ताकि आपको फॉर्म रिजेक्ट ही ना हो जाए। रिजेक्ट भी हो सकता है। दूसरी बात, फिर उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करें। आइए शुरू करते हैं आज एक छोटा सा योजना, लेकिन खूबसूरत सा और बेहतरीन सा योजना। इस योजना के क्या लाभ हो सकते हैं आप बताइएगा जरूर। आप ही लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए। इस योजना का नाम है कामकाजी महिला छात्रावास योजना। ये योजना 2020 में शुरू हुई, और इस योजना का उद्देश्य, जैसा कि कामकाजी महिला छात्रावास योजना जैसा नाम है, तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको छात्रावास की व्यवस्था देना, हॉस्टल की व्यवस्था देना, इस योजना का काम है। इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम भी बोला जाता है अंग्रेजी में। आइए, ये योजना जो है, या फिर हॉस्टल की जो व्यवस्था है, किन किन क्षेत्रों में की जा सकती है उस पर देख लेते हैं। तो पहला क्षेत्र हो सकता है आपका ग्रामीण। अब ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्टल की क्या जरूरत है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन मेरी एक छोटी बहन है जो कि जॉब करती है अंबिकापुर के आसपास, एक जगह है बतौली, वहां पे एक स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय, और उनको, वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में। अब उस ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्टल की क्या जरूरत हो सकती है? वो लोग वहां, उनको रूम रेंट पे भी मिला है, घर भी किराए में भी मिला है, तो केवल एक ही घर वाला है जो किराए पे देता है, और कोई है ही नहीं वहां।
उस पूरे गांव में, तो वैसे क्षेत्रों में हॉस्टल की व्यवस्था करना। दूसरा है शहरी, तीसरा है अर्ध शहरी। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ग्रामीण क्षेत्र में क्यों जरूरत है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसीलिए जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाएं रोजगार के लिए जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहां पे नहीं। तो ये हॉस्टल किन किन क्षेत्रों में खोला जाएगा, ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोला जाएगा, यानी लगभग सभी क्षेत्रों में, पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो। अब क्या ये हॉस्टल स्पेसिफिक महिलाओं के लिए खोला जाएगा, यानी जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए खोला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नाम भले है कामकाजी महिला छात्रावास योजना, लेकिन इस छात्रावास में जो वर्किंग वुमेन है, मतलब कामकाजी जो महिलाएं हैं, उनको केवल 30% सीटें हैं, तो बाकी की 70% सीटें कहाँ होंगी, चाहे छात्राओं को दे दिया जाएगा या फिर कुछ और लोगों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही हॉस्टल है और इसी में 70% छात्राएं रहती हैं और 30% महिलाएं रहती हैं, कामकाजी महिलाएं। ऐसा नहीं होगा, हॉस्टल एक होगा लेकिन वैसे 2 भाग में डिवाइड होगा, तो 30% महिलाओं के लिए हो जाएगा, वर्किंग वुमेन के लिए, और 70% ऐसी बच्चों बालिकाओं के लिए जो कि पढ़ाई वगैरह करती हैं। तो केवल 30% हिस्से पर ही इनका हक होता है, लेकिन इस 30% हिस्से पर हक होने की वजह से भी इन्हीं के नाम से योजना चलती है, कामकाजी महिला छात्रावास योजना। आइए अब इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला बात तो इस योजना के अंतर्गत 2 तरीके के प्रावधान है। पहला, नया भवन बनाया जाए और उसमें सुविधाएं दी जाए। दूसरा, जो पुराने भवन हैं उनका जीर्णोद्धार कर दिया जाए। तो ऐसा इस 2 तरीके से उनको आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में इस तरीके से वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया जा रहा है, तो क्या महिलाओं का सशक्तिकरण इससे बढ़ेगा। मान लीजिए मैं बिलासपुर से पढ़ा रहा हूं और बिलासपुर में मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसका एक जॉब लग जाता है बिलासपुर में, मतलब अभी तो मैं खैर बिलासपुर में हूं, तो ये उदाहरण लेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अभी बिलासपुर में हूं, मेरी एक छोटी बहन है, उसका जॉब लग जाता है भिलाई में, और भिलाई में जॉब लगने के बाद एक उसकी सैलरी है जिसमें 30,000 उसको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी भी ठीक ठाक है, तो उसको जाने का मन भी है, 30,000 रुपए है सैलरी, लेकिन वहां जाकर के वो रहेगी कहां, इसलिए जॉब छोड़ देती है। 30,000 की सैलरी पे नहीं जा रही है। तो 30,000 की सैलरी से वो सशक्त हो सकती थी आर्थिक रूप से, जो कि सशक्त नहीं हो पाई। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, इससे महिलाएं कामकाज के लिए आगे बढ़ेंगी, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगी महिलाएं, और समाज में अपना जो आधा अधिकार है वो आधा अधिकार मांगने में या स्थापित करने में वे सफल होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं इस योजना के और क्या। मैंने बता दिया है कि इसमें 30% ही उनके लिए है। अब देखते हैं, ध्यान रखेंगे ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में जो ये हॉस्टल खोला जाएगा, तो वहां पे ये भी देखा जाएगा कि वहां पे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं भी या नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे गांव में खोल दिया गया, वहां रोजगार का कोई अवसर नहीं है, लोग धान काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, गन्ना बो रहे हैं, और वहां पे इस तरीके से कामकाजी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत एक छात्रावास खोल दिएगा, सबके लिए रहने के लिए घर है, तो कौन रहेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में तो नहीं खोलेंगे ना, तो उसके लिए एक सर्वे होगा, हाँ वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे बिलासपुर में कोई वो वाला इंडस्ट्रियल एरिया हो उसके आसपास खुलेगा। तो इस तरीके की चीजें सरकार देखती भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि शहरी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खोलना है तो हर जगह खोल दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे, ऐसा जो हॉस्टल होगा उस हॉस्टल में महिलाएं बिना जाति धर्म के भेदभाव के बिना रह सकती हैं। यहां तक कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, यानी विवाहित है या अविवाहित है, इससे भी कोई फर्क नहीं करेगा। वो हॉस्टल केवल महिलाओं को, कामकाजी महिला होनी चाहिए, उसको ये चीजें, उसको रहने के लिए सुविधा प्रदान करेगा।
तो ऐसा नहीं है कि इसमें विवाहित हो रह सकता है, अविवाहित रह सकता है, विवाहित नहीं रह सकता, या फिर मुस्लिम धर्म का है तो नहीं रहेगा, हिंदू धर्म का है तो नहीं रहेगा, इस धर्म का है तभी रहेगा, तो ऐसा नहीं है। सभी धर्म की, सभी जाति की, सभी वैवाहिक स्थिति वाली, यानी शादी हुआ हो, ना हुआ हो, विधवा हो, कोई भी हो उसमें रह सकता है, बस वो कामकाजी होनी चाहिए। ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक क्षेत्र है जहां पे कामकाजी महिलाओं के लिए एक हॉस्टल खोल दिया गया। अब वहां पे कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोल दिया गया, तो क्या इसमें केवल जो हॉस्टल खोला गया, अब इस हॉस्टल में आप देखते हैं कि जो 70% सीट है वो तो किसी और के लिए है, केवल 30% सीट कामकाजी महिलाओं के लिए। तो 30% सीट में कामकाजी महिलाएं आ ही नहीं रही हैं, तो क्या 30% सीट हमेशा खाली रह जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर ये 30% सीट नहीं भर पाता कामकाजी महिलाओं से, तब यहाँ पे उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो रोजगार के लिए प्रशिक्षण करने हुए लोग आए हैं या नौकरी के लिए प्रशिक्षण कर रहे हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं बोल सकते उसको, बोलते हैं आपको अंग्रेजी में प्रशिक्षु ऐसे बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको मैं भूल रहा हूँ। अगर आपको वो होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। जो सीखने जाते हैं पहले कंपनी में शुरू में, उनको क्या बोलते हैं? ऐसे तो हिंदी में प्रशिक्षु बोलते हैं, अंग्रेजी में एक अच्छा बहुत खूबसूरत सा शब्द है जो कि मैं भूल रहा हूँ। तो जो प्रशिक्षु महिलाएं होंगी उनको भी इसमें रहने का मौका मिलेगा, लेकिन पहली स्थिति ये होगी कि जो वर्किंग वुमेन है उनको ही पहले रखने का व्यवस्था किया जाए। अगर उनका सीट फुल नहीं होता है तब प्रशिक्षु महिलाएं, यानी नौकरी के लिए जो प्रशिक्षण करने वाली महिलाएं हैं उनको भी इसमें रखा जा सकता है। आगे अब देखते हैं योजना के लिए क्या क्या पात्रता है। यहाँ से आपसे प्रश्न मुख्य रूप से पूछा जा सकता है। तो इस योजना, एक तो अभी ये 30% वाला बताया, प्रशिक्षु महिलाएं प्रशिक्षण नौकरी के लिए जो प्रशिक्षण करने आ रही हैं वो है। तो और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इसके पात्रता से बन सकता है, योग्यता से बन सकता है, कौन महिला वहां पे रह सकती है। आइए इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसको भी दो तरीके से हम बांट सकते हैं। एक तो हम बांट सकते हैं शहरी क्षेत्र, शहरी, और दूसरा अर्ध शहरी। एक बांट सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र। क्या क्या पात्रता है अलग अलग देख लेते हैं। शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्र की जो महिला है उसकी सैलरी अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो पात्र नहीं होगी ऐसे हॉस्टल में रहने की। ग्रामीण क्षेत्र की यदि कोई महिला है तो उसकी सैलरी अगर 35,000 रुपए से ज्यादा है तो उस ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्टल में रहने के लिए पात्र नहीं होगी, यानी योग्य नहीं होगी। दूसरी जो आवश्यकता है तो दोनों के लिए है। दूसरी योग्यता कि इनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए। 18 वर्ष से कम लोग के बच्चे यहाँ, मतलब 18 वर्ष से कम की जो महिला होगी वो यहाँ पे नहीं रह सकती। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं? तो चाहे सरकारी क्षेत्र की हो, गैर सरकारी क्षेत्र की हो, शिक्षा, सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वाली महिलाएं, या सिंगल महिला हो। सिंगल महिला का मतलब वो वाला कपल गोल, हैशटैग कपल गोल वाला सिंगल नहीं। सिंगल का मतलब कि मैं सिंगल हूं, ऐसी वाली सिंगल नहीं। सिंगल महिला का मतलब जो ये निर्धारित कर ले कि अब मुझे सिंगल ही रहना है, अकेले ही रहना है, तो ऐसी महिला। या कोई विधवा है, तलाकशुदा है, विवाहिता है, लेकिन इन सब मतलब सभी तरीके की महिलाएं रह सकती हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। लेकिन ये सारी की सारी महिलाएं कामकाजी होनी चाहिए, सरकारी क्षेत्र में काम करे, गैर सरकारी क्षेत्र में किसी कंपनी में, इस तरीके से सारी की सारी महिलाएं कामकाजी महिलाएं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जो महिला वहां पे रहती है, जो महिला मतलब हॉस्टल में रहना चाहती है, उसका कोई रिश्तेदार उसी शहर में रहता है या उसी गांव में रहता है, तो क्या उस महिला को वहां पे रहने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी? तो हाँ, उसको प्राथमिकता सबसे आखिरी में दी जाएगी, यानी सीट बचेगा तब उसको मिलेगा।
अगर उसी शहर में, जिस शहर में हॉस्टल है, या उसी अर्ध शहरी क्षेत्र में जहाँ पे हॉस्टल है, उसी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे उसका कोई रिश्तेदार रहता है जो उस हॉस्टल में रहना चाहती है महिला, कामकाजी महिला है, उसका कोई रिश्तेदार रहता है उसी शहर में, तो उसको सबसे आखिरी में रखा जाएगा, आखिरी पायदान पे रखा जाएगा। यानी सीट बचेगा तब उसको मिलेगा, नहीं तो उसको सीट नहीं बचेगा तो हॉस्टल में रहने का मौका उसको नहीं मिलेगा। सरकार ये उम्मीद करती है कि अगर वो मतलब जो महिला वहां रहना चाहती है उसका कोई रिश्तेदार उसी शहर, उसी गांव में रहता है, तो वो उस रिश्तेदार के यहाँ रह सकती है। यहाँ पे जो हॉस्टल में सीट है वो किसी जरूरतमंद को दिया जा सकता है। साथ ही इसमें एक चीज को और प्राथमिकता दी गई है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको इसमें प्राथमिक तौर पे प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अन्य वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आगे और एक दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है इसमें, उसके बाद एक क्लास खत्म हो जाएगा। थोड़ा क्लास छोटा होगा, लेकिन बस छोटा ही वीडियो था, वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत लो, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। अब देखते हैं ऐसी कामकाजी महिला जो हॉस्टल में रह रही है तो कितने दिनों तक हॉस्टल में रह सकती है, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक हॉस्टल में रह सकती है। उसके बाद उस हॉस्टल में उसको नहीं रहने दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम 3 वर्ष तक उस हॉस्टल में महिला, कामकाजी महिला रह सकती है। अगर बोले कि अगर एक महिला है, इसका एक बच्चा है जो कि 4 साल का है, अब ये महिला काम करती है किसी शहर में, उसका बच्चा है 4 साल का, तो 4 साल के बच्चे को गांव में तो छोड़ के जाएगी नहीं। उसकी एक बेटी है जो कि 17 साल की है, उसको भी गांव में छोड़ के नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में इसमें ये बात कहा गया है कि यदि कोई महिला है जिसका 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, बच्चा मतलब लड़का है, लड़का है, तो इस हॉस्टल में रह सकता है। 5 वर्ष से कम उम्र का लड़का इस हॉस्टल में रह सकता है। वहीं पे अगर लड़की की बात करें तो ये 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो उस हॉस्टल में अपने माता के साथ रह सकती है। अगर मान लीजिए किसी महिला का छोटा बच्चा है तो डे केयर सुविधा जो होता है, जैसे स्तनपान के लिए जगह, ये सारी चीजें उसको फायदा मिलेगा, उसको सुविधा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष से कम उम्र का लड़का अगर किसी महिला का है तो वहां रह सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है तो भी वहां रह सकती है। अगर 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के लड़कों को वहां रखने लगे तो सोचिए, एक 16 वर्ष का लड़का है, कहाँ लिख देता हूँ, 16 वर्ष का लड़का है, और वहीं, या फिर छोड़ दो, 16 तो ज्यादा हो जा रहा है, एक लड़का है जो कि है 17 वर्ष का, और एक वहीं एक सुंदर युवती रहती है किसी महिला के साथ आई, उसकी लड़की है, उसका उम्र है 16 वर्ष। और ये उम्र कितना खतरनाक होता है आप सभी को मालूम है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सारे प्रावधान किए जाते हैं, सरकार बड़ा सोच समझ के करती है प्रावधान, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कामकाजी महिलाओं, काम करने वाली महिलाओं हेतु जो हॉस्टल की सुविधा ही कामकाजी महिला छात्रावास योजना को देखा, कब आया, 2020 में आया। कैसी महिलाओं को मिल सकता है, उन सभी महिलाओं को मिल सकता है, लेकिन कामकाजी होनी चाहिए। क्या सरकारी क्षेत्र में है तभी मिलेगा? नहीं, सरकारी गैर सरकारी किसी भी क्षेत्र में हो तो मिल जाएगा। उसके अलावा कितने प्रतिशत सीट इनके लिए आरक्षित हैं? 30%। उसके अलावा क्या सैलरी होना चाहिए तो मिलेंगे? तो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शहरी क्षेत्र में तो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यार, शहरी क्षेत्र में से। उसके अलावा और भी चीज़ें देखा हमने कि अगर सीट फुल नहीं हो रहा है, 30% उनके लिए आरक्षित है और 30% महिला वर्किंग वुमन है ही नहीं, तब किनको दिया जाएगा? तो उन प्रशिक्षु महिलाओं को दिया जाएगा जो कहीं पे काम सीखने, नौकरी के लिए ट्रेनिंग वगैरह करने आई हैं। उसके अलावा और भी चीजें देखें कि 5 साल का बच्चा लड़का रह सकता है, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की उस हॉस्टल में रह सकती है अपने माँ के साथ। यदि कोई माँ यानी स्तनपान कराने वाली माँ है जिसका बच्चा छोटा है तो उसके लिए डे केयर की सुविधा उस हॉस्टल में मिलेगी। इस तरीके से क्लास हो गया खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जिनको भी फूड का टेस्ट ज्वाइन करना हो टेस्ट ज्वाइन कर लो। 600 रुपये में है, बाद में 1000 रुपये हो जाएगा। और महिला पर्यवेक्षक का तो अब कहना ही नहीं है, एग्जाम पास है, तो जिनको निकालना है वो तो ज्वाइन करेंगे ही, जिनको नहीं निकालना है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
जिन जो अभी लास्ट में ज्वाइन किए होंगे, मतलब अभी वीडियो लास्ट में आए होंगे, प्रीमियर पे देख रहे होंगे, तो नीचे नंबर रहता है व्हाट्सएप का, उसमें मैसेज कर लीजिएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए टेस्ट वगैरह के बारे में तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाना हो तो आप लोग खा लीजिए, क्योंकि फिर लॉकडाउन लग जाएगा, उसके बाद पिज़्ज़ा भी नहीं खा पाएंगे। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।